हाय, वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दैट इज द इशू ऑफ कार्बन फार्मिंग। क्या आप जानते हैं कि अभी तक हम ट्रेडिशनल तरीके से जो फार्मिंग करते थे उसमें हमने कभी भी ये चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कितना ज़्यादा उसमें से होता है और ग्लोबल वार्मिंग का उससे क्या रिलेशन हो सकता है। उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आज। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि आज से इस हर वीडियो के एंड में आपको उस टॉपिक या इश्यू से रिलेटेड एक प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन मैंने डालना शुरू किया है जिसको आपको सॉल्व करके मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट कार्बन फार्मिंग का कंसेप्ट क्या है और उसके पोटेंशियल बेनिफिट, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्या हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, जिसको हमको इंडिया के फोकस के साथ डिस्कस करना है। तो सबसे पहली चीज, कार्बन फार्मिंग क्या है? कार्बन फार्मिंग समझें उसके पहले हमको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, दैट इज द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रीजन या फिर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन है आज की डेट में, दैट इज द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में जब ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं तो उस कंटेक्स्ट में वो एटमॉस्फेयर का एक जनरल टेम्परेचर रेज़ करने की कोशिश करती हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में या हमारे वेदर में या क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस, परमानेंट चेंजेस हमको आगे चल के देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसा थ्योरी बोलती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राइमरी गैस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और हमारी पूरी कोशिश इसी एफर्ट पे या हमारे पूरे एफर्ट इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम इन ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड या एटमॉस्फेयर में जो CO2 का एमिशन या अमाउंट है, उस अमाउंट को हम एटमॉस्फेयर में कम कर पाएँ। और उसके लिए हम सारे सेक्टर, जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, उन सारे सेक्टर्स में से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर में हमने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया है कार्बन फार्मिंग का, जो हमको हेल्प आउट करेगा आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन या जो एटमॉस्फेयर में CO2 के ऑलरेडी प्रेजेंट अमाउंट हैं उनको रिड्यूस करने में। समझते हैं कि कार्बन फार्मिंग क्या है, बट बिफोर आई कंटिन्यू मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स के हमने आने वाले टाइम में बहुत जल्द ही बहुत ही रेगुलर सेशंस प्लान किए हैं जो हम वन टू वन डिस्कस करेंगे या एक सेशन में डिस्कस करेंगे टू वे इंटरेक्शन मोड में, जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एक गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, उस गूगल फॉर्म पे आपको क्लिक करके आपको वो फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करना है या फिर सिंपली मुझे इस नंबर पे मैसेज करना है, जिससे मैं आपको व्हाट्सएप पे एक सिंपल सा फॉर्म की लिंक भेज पाऊँ, जो भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। होपिंग टू सी यू देयर। आगे बढ़ते हैं, कार्बन फार्मिंग क्या है? तो कार्बन फार्मिंग के डिस्कशन पे वापस आते हैं। तो कार्बन फार्मिंग को डिफाइन करने के लिए जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज अ ब्रॉड सेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ फार्म टाइप्स दैट रिजल्ट इन इंक्रीज स्टोरेज ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन इन द सॉइल। तो मतलब पॉइंट ये बोल रहा है कि ये वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है जिससे आप एटमॉस्फेरिक कार्बन को एटमॉस्फेयर से निकाल के सॉइल में डाल सकते हो। कार्बन फार्मिंग, नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। फार्मिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ग्रो करते हो या सॉइल में लगाते हो या सॉइल के अंदर ग्रो करते हो। उसी तरह जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से, सो दिस काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड इज नोन एज कार्बन फार्मिंग। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऑलरेडी, इसमें बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस है कार्बन फार्मिंग के अंदर में जो आती हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में, पर्माकल्चर में और फूड प्रोडक्शन की कई सारी अप्रोचेस में यूज़ की जाती है। कंसेप्ट ये बोलता है कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से CO2 को एक्सट्रैक्ट करते हैं या CO2 को अपने अंदर लाते हैं। क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते टाइम उनको कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए CO2 की नीड पड़ती है, जिससे वो एटमॉस्फेयर से उसको निकाल देते हैं। अब पॉइंट ये है कि प्लांट से फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए आपको प्लांट को ग्रो करना पड़ेगा और प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको एग्रीकल्चरल सॉइल की हेल्थ को अच्छा रखना पड़ेगा, जिससे प्लांट की ग्रोथ और यील्ड दोनों में अच्छी खासी आपको इंक्रीज़ मिले। बट ये अकेला तरीका नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड को सॉइल में एब्ज़ॉर्ब करने का या खींचने का। प्लांट CO2 को खींच के अपने अंदर लाता है
और सॉइल के अंदर ले जाता है, सॉइल तक पहुँचाता है। लेकिन सॉइल में मेंटेन रखने का काम भी कार्बन फार्मिंग के अंदर में आता है, क्योंकि नेचुरल या नॉर्मल साइकिल क्या होती है? नॉर्मल साइकिल ये होती है कि जब हम किसी एग्रीकल्चरल फील्ड पे प्लांट को ग्रो करते हैं, तो प्लांट ग्रो होते टाइम CO2 को एटमॉस्फेयर से निकालता है फोटोसिंथेसिस करते हुए, और जब ये प्लांट की डेथ हो जाती है, मतलब जब हमारा क्रॉपिंग सीजन कंप्लीट हो जाता है, तो हम इस प्लांट को बर्न करके एटमॉस्फेयर में CO2 को वापस एमिट कर देते हैं। इन जनरल या इन टोटल या इन नेट हमने किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड को सॉइल में जाने नहीं दिया, क्योंकि ये प्लांट जब बर्न हुआ या डिके हुआ तो वो वापस एटमॉस्फेयर में CO2 चली गई। तो मतलब एटमॉस्फेयर में जितनी CO2 है, उतनी CO2 बनी रहेगी, क्योंकि कुछ टाइम पे एक टाइम पे जब प्लांट बन रहा है कोई, तब उसी टाइम पे पुराना कोई प्लांट मर रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन या डिकम्पोज़िशन होने के कारण CO2 एटमॉस्फेयर में वापस आ रही है। कार्बन फार्मिंग इस कन्वेंशनल ये जो मेथड है एग्रीकल्चर की जो अभी तक हम करते आए थे, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हमारी ये अप्रोच है कि हम इस कन्वेंशनल कार्बन डाइऑक्साइड या कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रोसेस का रिवर्स करें, जिसमें हम CO2 को प्लांट के अंदर खींच के तो आने दें या खींच के लाने दें प्लांट को, लेकिन उसके बाद एक बार ये प्लांट के अंदर आ गया तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट यहाँ पे सॉइल में बना रहे हमेशा के लिए, और वापस एटमॉस्फेयर में रिटर्न ना हो। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन फार्मिंग। तो ये कई तरीके से की जा सकती है। द मेन फंडा व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इज़, अगर आपको सॉइल में कार्बन को मेंटेन रखना है, तो आपको या तो सॉइल की हेल्थ को अच्छा मेंटेन रखना पड़ेगा। सॉइल की हेल्थ मेंटेन रखने से सॉइल जो है वो कार्बन को ट्रैप करके रख पाएगी। इसके अलावा सॉइल की हेल्थ अच्छी रहेगी तो सॉइल में रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ बढ़ेगी तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उस कार्बन का यूटिलाइज़ेशन करेंगे और अपने अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बन बेस्ड कंपाउंड बनाएँगे, जो एटमॉस्फेयर में फिर वापस नहीं जा पाएँगे। और तीसरा, जितना अच्छा सॉइल की हेल्थ रहेगी, उतनी ही अच्छा नए प्लांट की ग्रोथ होगी, और ज़्यादा प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेगा, जिससे CO2 एटमॉस्फेयर से एब्ज़ॉर्ब होके प्लांट के अंदर आएगी। तो ये 3 मैकेनिज़्म हैं जो आपको याद रखना है। अगर आपको सॉइल में कार्बन को ट्रैप रखना है, तो आपको इन 3 प्रिंसिपल्स का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप कार्बन फार्मिंग अच्छे से कर पाओगे। ये इमेज परफेक्टली इस चीज़ को जो मैंने आपको बताई, उस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। ये पीडीएफ जब मैं आपको सेंड करूँगा, तो इस पीडीएफ को खोल के इस डायग्राम को अच्छे से रीड करिएगा और एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर आउट होंगी, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई। तो कौन-कौन से अगर मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स की बात करूँ, तो कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कार्बन फार्मिंग में हेल्प करते हैं? तो कई तरीके से आप सॉइल में कार्बन का रिटेंशन या एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। पहला, सॉइल में जो भी बायोमास बचता है, क्रॉप की साइकिल एंड होने के बाद, एग्रीकल्चरल सीज़न खत्म होने के बाद, उस प्लांट को जलाया ना जाए, उसको बेसिकली वहीं सॉइल में अगर हम दबा दें, कंप्रेस कर दें, तो वो कार्बन सॉइल में स्टोर हो जाएगी। दूसरा, कन्वेंशनल टिलेज प्रैक्टिस, जिसमें हम मिट्टी को सर्कुलेट करते हैं ऊपर से नीचे तक। इससे क्या होता है कि जो कार्बन अंदर ट्रैप है नीचे अंदर सॉइल में, वो उठ के ऊपर आ जाती है और उसके बाद वो एब्ज़ॉर्ब एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। अगर हम टिलेज ना करें या टिलिंग ना करें, मतलब सॉइल को रोटेट ना करें ऊपर-नीचे बार-बार, तो उस केस में नीचे वाली जो कार्बन ट्रैप है, वो ट्रैप रहेगी और बनी रहेगी। तीसरा, ऑफ सीज़न में मतलब जब हम कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे, तो हम लैंड को खाली छोड़ देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको वहाँ पे कवर क्रॉप ग्रो करना है। कवर क्रॉप मतलब कोई ऐसे प्लांट ग्रो करना है जो सॉइल को रिप्लेनिश करने के साथ-साथ उस लैंड को कवर करके रखे, जिससे बेसिकली कार्बन जो है वो लैंड में बनी रहे एग्रीकल्चरल सॉइल के अंदर में। चौथा, हमको मोनोकल्चर की जो है जगह जो है क्रॉप रोटेशन करना है। मोनोकल्चर मतलब रिपीटेडली जब आप एक ही टाइप की क्रॉप ग्रो करते रहते हो, तो उससे सॉइल के न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश या एक्सटिंग्विश होने लगते हैं या खत्म होने लगते हैं, जो कार्बन को रिटेन कर पाने की कैपेसिटी जिससे सॉइल की गिरने लगती है। तो अगर आप क्रॉप रोटेशन करेंगे, तो सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनके बेसिकली बैलेंस्ड अमाउंट बना रहेगा, जिससे ये कार्बन को होल्ड करके रखते हैं और उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होने नहीं देते। इसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इंटेंसिव यूज़, इससे सॉइल की हेल्थ खराब होती है, और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, सॉइल की हेल्थ खराब होगी, तो वो कार्बन को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाएगी। छठवां, इंटेंसिव क्रॉपिंग जो है उसको हम क्रॉपलैंड्स से रिप्लेस कर दें, जिसमें ट्रीज़ और लाइव स्टॉक का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जितने ज़्यादा ट्रीज़ और लाइव स्टॉक हम वहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड में रखेंगे, उतना ही ज़्यादा कार्बन का स्टॉक उस फील्ड में बढ़ेगा।
इसके बाद सरफेस फ्लड इरिगेशन को आपको ड्रिप या फरो इरिगेशन से रिप्लेस करना है। सरफेस फ्लड इरिगेशन मतलब जब आप पानी भर देते हो, आप इतना ज़्यादा इरिगेशन करते हो कि सॉइल की ऊपर की लेयर जो है वो बह के एग्रीकल्चरल फील्ड से बाहर जाने लगती है। तो आपको ऐसा फ्लड इरिगेशन नहीं करना है। आपको ड्रिप इरिगेशन छोटे-छोटे जो लिमिटेड अमाउंट में आप पानी डालते हो, जितना सॉइल की नीड है, उतना ही पानी जब आप डालते हो तो दिस इज़ कॉल्ड एज़ ड्रिप इरिगेशन। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स का आपको इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ या एक्सेस यूज़ नहीं करना है, नहीं तो सॉइल आपकी अगेन खराब होगी। और लास्ट में मार्जिनल और डिग्रेडेड सॉइल्स जो ऑलरेडी खराब हो चुकी है सॉइल्स, उनको आपको नेचुरल स्टेट में वापस लाना है उनकी, ताकि उनकी सॉइल कार्बन एब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटी बराबर बनी रहे। कार्बन फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो ये क्लाइमेट चेंज होने से रोकेगा, दूसरा सॉइल की हेल्थ को ये इम्प्रूव करेगा, तीसरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी या प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा ज़्यादा, चौथा वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करेगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आप ज़बरदस्ती पानी एक्सेस यूज़ नहीं करोगे, पाँचवा ये इनकम की स्ट्रीम डाइवर्सिफाई करेगा क्योंकि फार्मिंग प्रैक्टिसेस में एक फार्मर अपनी क्रॉप से बाहर निकल के दूसरे भी एडिशनल चीज़ें ग्रो करेगा कार्बन स्टोर करने के लिए, तो उससे उसकी इनकम बढ़ेगी। छठवां बायोडायवर्सिटी का कंज़र्वेशन होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म और प्लांट की एनिमल की स्पीशीज़ को आप सस्टेन कर पाओगे। सातवां क्लाइमेट वेरिएबिलिटी मतलब क्लाइमेट में चेंजेस के कारण वेदर में जो चेंजेस आते हैं, सडन चेंजेस जिसके कारण क्रॉप को डैमेजेस होती है, उस केस में आपकी अंदर में रेज़िलियंस या फार्मर की रेज़िस्ट करने की या रेज़िलियंस बनने की कैपेसिटी बढ़ेगी। एंड लास्ट में सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, इससे लैंड जो है ये बहुत ही अच्छा बना रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये डिग्रेड या खराब नहीं होगा। अगर हम बात करें क्या वर्ल्ड में ऐसे कोई चीज़ें इनिशिएटिव हैं जो लगाए जा रहे हैं ऑलरेडी कार्बन फार्मिंग को लेके, तो यस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कनाडा ऑलरेडी ये चीज़ों को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली शिकागो का क्लाइमेट एक्सचेंज और कार्बन फार्मिंग इनिशिएटिव इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक मैकेनिज़्म है जिससे वहाँ पे कार्बन फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है यूएस और ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा, केन्या में वर्ल्ड बैंक जो है इस कार्बन फार्मिंग के लिए या एक एग्रीकल्चरल कार्बन प्रोजेक्ट नाम का एक फंडिंग प्रोजेक्ट सपोर्ट कर रहा है जिसमें वहाँ के किसानों को सस्टेनेबल फार्मिंग सिखाई जा रही है। एंड लास्टली कॉप 21 पेरिस में जो 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम पे 4 पर 1000 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम है कि सॉइल में हर साल 0.4% कार्बन स्टॉक हमको बढ़ाने पे काम करना है सारी कंट्रीज़ को। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या अपॉर्च्युनिटी है, तो ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और हमारे यहाँ एक बहुत लार्ज फार्मर पॉपुलेशन है। तो अगर हम कार्बन फार्मिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारे फार्मर्स को क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस रिगार्ड में गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी बहुत सारे एग्रीकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस कर रही है। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इसके बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट हैं। ये $63 बिलियन की वैल्यू हमको जनरेट कर सकता है हमारे 170 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एरेबल लैंड में। देन उसके बाद बहुत काफ़ी सारे रीजन्स जहाँ पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल लैंड है जैसे इंडो गेंजेटिक प्लेन और डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे कार्बन फार्मिंग के प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छे हैं और स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम CO2 का जो एमिशन है वो भी हम रिड्यूस करने में हम बहुत सक्सेसफुल होंगे। आने वाले 20-30 साल में हम कार्बन फार्मिंग की मेथड को यूज़ करके एटमॉस्फेयर से 3 टू 8 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन या गैसेस निकाल सकते हैं। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस हैं। इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं कार्बन फार्मिंग को लेके? पहला तो फार्मर्स के बीच में इसको लेके अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोशन के लिए कार्बन फार्मिंग के लिए कोई इनएडिक्वेट कोई पॉलिसी नहीं है प्रॉपर। तीसरा, फार्मर्स के लिए टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं अंडरस्टैंडिंग में भी और फाइनेंशियली भी उसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। चौथा, एक एडॉप्शन एनवायरनमेंट नहीं है हमारे यहाँ प्रॉपर जिसमें फार्मर्स जाके उस चीज़ को सीख पाएँ। तो ये कुछ हमारे यहाँ चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर हम इन चैलेंजेस को रिज़ॉल्व कर लेते हैं, तो कार्बन फार्मिंग का इनिशिएटिव हमारे यहाँ काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। सो आई होप दिस इश्यू वाज़ क्लियर, दिस वाज़ अ वेरी गुड इश्यू एंड आने वाले टाइम में दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग इश्यू फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया। एज़ प्रॉमिस्ड हम प्रीलिम्स और मेंस के भी क्वेश्चन देखते हैं, जो हमको अब से प्रैक्टिस करना है। प्रीलिम्स के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर ए, बी, सी, डी में से कौन-सा सही है, चैनल पे वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है। तो यहाँ पे 4 पर 1000 इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन-सा सही है। पहला,
इंडस्ट्रियल सेक्टर से कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना। दूसरा, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को 0.4% एनुअल रेट से कम करना। तीसरा, अर्बन एरियाज में एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना। और चौथा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करना। तो ये था प्रीलिम्स का क्वेश्चन। सिमिलरली मेंस का एक क्वेश्चन है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कार्बन फार्मिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, evaluate the challenges and opportunities associated with the implementation of carbon farming practices in India। ये आंसर आपको 150 वर्ड्स में फॉर 10 मार्कर क्वेश्चन आपको लिखना है, घर पर रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है। So I hope this issue was clear. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. And current affairs की इसी तरह के टू वे डिस्कशन सेशंस अगर आप मेरे साथ अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म्स की लिंक है उसे फिल करिए। और इस वीडियो की, इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो हमारा एक टेलीग्राम पे चैनल है ल्यूमिनाइज फाउंडेशन नाम से ही, जहाँ पे मैं हर वीडियो की पीडीएफ अवेल कराता हूँ आपको डाउनलोड करने के लिए। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के भी चैनल है। अगर आप रेगुलर हमसे अपडेट रहते हैं या जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इन पेजेस को हमारे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।